नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की नदी प्रणालियों तक चर्चा कर ली है। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आज हम एक और बड़े टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत, जिसका नाम है भारतीय जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो चलिए इसको भी हम बृहद रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। ठीक है। विश्व में दोस्तों बहुत सारी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, टाइगा तुल्य जलवायु और टुंड्रा तुल्य जलवायु। तो इन सभी प्रकार की जलवायु में से जो भारत है हमारा, वो मानसूनी जलवायु वाला देश है। ठीक है दोस्तों, मानसूनी जलवायु का जो विस्तार होता है वो 20 से 30 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, यानी नॉर्थ और साउथ, ये महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मानसूनी जलवायु का मतलब है कि 20 से 30 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर। ठीक है, तो उसे हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहेंगे। इसके बाद है आपका अगला है दोस्तों आगे, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, ये मान लो पृथ्वी है आपकी, ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। तो इन दोनों के मध्य का जो भाग है वो आपका उष्णकटिबंध कहलाता है। ठीक है, भारत में कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के, जबकि कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। आपको दोस्तों पता है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो मान लीजिए भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है, तो इसके जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है और जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश होने के इसके दो कारण हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि आधा पार्ट भारत का शीतोष्ण कटिबंध में है और आधा पार्ट उष्णकटिबंध में है, तब भी इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला ही देश कहते हैं। तो उसके पीछे कारण है। अब वो कारण कौन से हैं, अब हम देखते हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। हमने जब भारत के भौतिक प्रदेश बताए थे तो उसमें आपको बताया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो हिमालय स्थित है उत्तर में। हिमालय के कारण साइबेरियन यानी पूर्वी रूस और चीन में चलने वाली शीतल और ठंडी ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, जिसके कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती। हिमालय स्पष्ट रूप से एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाता है। ठीक है, जबकि निभाना किसको चाहिए था जलवायु विभाजक की भूमिका, वो कर्क रेखा को, लेकिन ये नहीं निभा पाता। कौन निभाता है? तो हिमालय निभाता है आपका। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण क्या है इसका, तो कर्क और मकर रेखा के बीच
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में सागर जल अत्यधिक गर्म हो जाता है, यानी जो सागरीय जल है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो सागर जल ही वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। इसी कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक है, आगे है, हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रता युक्त हवाएं हिमालय से टकराती हैं और पूरे भारत में वर्षा करती हैं। हिमालय के उपस्थिति के कारण, यानी हिमालय की उपस्थिति के कारण ही दिल्ली में वर्षा होती है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यानी जो कर्क रेखा के उत्तर में पार्ट स्थित है वहाँ पे वर्षा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये मान लीजिए आपकी कर्क रेखा है, लेकिन यहाँ पर आपका हिमालय स्थित है, तो जो आर्द्रता युक्त हवाएं हैं वो हिमालय से टकराती हैं और वर्षा करती हैं। ठीक है, इसी कारण दिल्ली में वर्षा होती है। दोस्तों, मानसून की खोज सबसे पहले अरबी नाविक हिप्पोलस ने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है, किसने की थी? हिप्पोलस ने। ठीक है, भारत की हवाओं को मानसून नाम अरबी यात्री अल मसूदी ने दिया था। यानी भारत में जो हवाएं चलती हैं, वैसे मानसून की खोज किसने की थी? तो हिप्पोलस ने की थी, लेकिन भारत की हवाओं को मानसून कहा था तो अरबी यात्री थे, वो थे आपके अल मसूदी, इन्होंने किया था। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया दोस्तों कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है, और इस भाषा शब्द को दिया किसने है? तो अल मसूदी ने दिया है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है मौसम, यानी मानसून का अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं के दिशाओं में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका स्थल है, ये आपका स्थल है और ये आपका जल भरा हुआ है। ठीक है, तो जब गर्मी होती है तो हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं, और जब शीत ऋतु आती है तो हवाएं स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं। यानी ऋतु में परिवर्तन के साथ हवा की दिशाओं में परिवर्तन हो गया, तो इसीलिए इसका अर्थ ही यही होता है। आगे देखते हैं, अब भारत में जो मानसून है उससे संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उन सिद्धांतों को। तो सबसे पहला सिद्धांत है आपका गर्मी और दाब का सिद्धांत, यानी इसे हम ताप सिद्धांत भी कहते हैं, तापीय सिद्धांत, यानी थर्मल कंसेप्ट भी कहते हैं। और इसे दिया किसने था? तो एडमंड हैली ने दिया था। कब दिया था? तो 1686 में दिया था, और पुस्तक का नाम था फिलोसॉफिकल ट्रांजिशन ऑफ द रॉयल सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने दिया था, और उन्होंने बताया क्या इसमें? इस सिद्धांत के अनुसार गर्मियों में भारतीय उपमहाद्वीप में कम दबाव बनता है, जिससे समुद्र से नमी भरी हवाएं अंदर आती हैं और मानसून बनता है। आपने दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रखी है और आपको पता है कि जहाँ पर टेम्परेचर प्लस होता है वहाँ पर जो आपका प्रेशर होता है वो कम होता है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर में आपका विपरीत संबंध पाया जाता है। जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर दाब कम होगा, और जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर दाब ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब गर्मियों का मौसम है तो मतलब तापमान ज़्यादा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप यानी जो स्थलीय भाग है वहाँ पर आपका दाब कम हो जाएगा। ठीक है, और हवाएं जो चलती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो चूँकि स्थल भाग पर गर्मी है तो दबाव कम है, तो कहाँ से दबाव कम है अगर, तो दाब ज़्यादा कहाँ पे होगा? तो समुद्रों पे होगा, यानी हाई प्रेशर आपका समुद्रों पे होगा, तो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत था हैली महोदय का। इसके बाद अगला सिद्धांत है आपका पवनों की स्थायी प्रणाली का सिद्धांत, यानी इसे हम गतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और ये दिए किसने था? तो ये दिया था हरमन फ्लॉन महोदय ने दिया था।
कब दिया था? तो 1951 में दिया था। अब इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया? इस सिद्धांत में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव को मानसून से जोड़ा गया था। ठीक है। इस संकल्पना को विस्तार से पी.के. दास 1968 में अपनी पुस्तक द मानसून में स्पष्ट रूप से समझाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी इन्होंने दोस्तों बताया था कि जब गर्मी का मौसम आता है तो जो वायुदाब पेटियां यानी जो प्रेशर बेल्ट हैं वो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और जब सर्दी का मौसम आता है तो वो दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाती हैं। तो इसके कारण भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण से तो इनका ये था गतिक सिद्धांत। इसके बाद है इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल शॉर्ट में कहते हैं इसे IOD, और इनसो प्रभाव। इसके प्रस्तुतकर्ता थे सर गिलबर्ट वाकर महोदय। ठीक है। एल नीनो और साउदर्न ओसिलेशन यानी इनसो पर इन्होंने कार्य किया था गिलबर्ट महोदय ने, और ये काम इन्होंने किया था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो इन्होंने इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में सतह के तापमान में बदलाव भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। यानी कि हिंद महासागर का जो जल है और प्रशांत महासागर का जो जल है उनके तापमान में क्या होता है? बदलाव होता है, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, जिसे आप एल नीनो और ला नीनो के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हिंद महासागर द्विध्रुव यानी इंडियन ओशन डाइपोल, और ये दिया था NH साजी और यामागाटा ने 1999 में। अब क्या बताया गया? यह सिद्धांत बताता है कि हिंद महासागर में पश्चिम और पूर्वी भाग के समुद्री तापमान में भिन्नता भारत के मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, इससे जो पहले वाला सिद्धांत था यानी इंडियन ओशन डायपोल था, उसमें क्या बताया जा रहा था कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के तापमान में बदलाव होने से भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हिंद महासागर द्विध्रुव में क्या बताया गया कि केवल और हिंद महासागर है। ये मान लीजिए हिंद महासागर आपका भरा हुआ है, ठीक है, तो हिंद महासागर के पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के तापमान में भिन्नता का जो प्रभाव है वो भारत के मानसून पर पड़ता है, ये बताया गया। आगे बताते हैं कि सकारात्मक IOD यानी पश्चिमी हिंद महासागर यदि गर्म है और पूर्वी हिंद महासागर ठंडा है होने पर मानसून अधिक सक्रिय होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सकारात्मक IOD का मतलब है कि पश्चिमी हिंद महासागर गर्म होगा और पूर्वी हिंद महासागर ठंडा होगा, जिससे क्या होगा? मानसून अधिक सक्रिय रहेगा, यानी भारत में ज़्यादा बारिश होगी। और नकारात्मक का मतलब पश्चिमी हिंद महासागर ठंडा होगा और पूर्वी हिंद महासागर गर्म होगा, जिससे मानसून पर कमज़ोर हो जाएगा, यानी मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी भारत में वर्षा कम होगी। ठीक है, अगला है आपका मानसूनी गड़बड़ी सिद्धांत यानी मानसून परटर्बेशन थ्योरी, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया? यह सिद्धांत मानसून की अल्पकालिक और दीर्घकालिक गड़बड़ियों का अध्ययन करता है। इसमें डिप्रेशन का मतलब है दबाव, चक्रवात और वायुमंडलीय दाब प्रणाली को मानसून की वर्षा से जोड़कर देखा जाता है। यानी IMD ने क्या जोड़ा मानसून से? डिप्रेशन, चक्रवात और वायुमंडलीय दाब को जोड़ा। इसके बाद है वायु दाब और पवन परिसंचरण सिद्धांत यानी डायनेमिक कंसेप्ट। ये आपको पहले भी बता दिया गया, वही आपको बताया गया है कि फ्लॉन महोदय ने 1960 में दिया था। तो चलो इसे देख लेते हैं एक बार और।
इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय मानसून केवल सतह पर बनने वाले तापीय दाब के कारण नहीं, बल्कि ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण से भी प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लोन महोदय से पहले जो तापीय सिद्धांत था हेडली महोदय का, ठीक है, उनमें क्या बताया गया था? उसमें बताया था कि मान लीजिए एक स्थल भाग है, एक आपका जल भाग है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे तापमान ज़्यादा है यानी प्लस है तो प्रेशर आपका कम होगा, और इसी समय जलीय भाग में जो टेम्परेचर है वो कम होगा तो प्रेशर आपका प्लस होगा, और हवाएं आपकी हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। यानी भारत में जो मानसून है वो ताप भिन्नता या दाब भिन्नता का परिणाम है। लेकिन फ्लोन महोदय ने क्या बताया कि ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण से भी प्रभावित होता है। ठीक है, मानसूनी हवाएं ऊपरी वायुदाब प्रणालियों और चक्रवातीय प्रवाह से भी नियंत्रित होती हैं। इसके अनुसार मानसून केवल दक्षिण पश्चिमी हवाओं का परिणाम नहीं, बल्कि भूमध्य रेखीय और उपोष्णकटिबंधीय पवनों की जटिल संरचना से भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये बताया फ्लोन महोदय ने। इसके बाद है 21वीं सदी का मानसून मॉडल, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिया गया था इसे, यानी IITM पुणे द्वारा, यानी IMD और IITM पुणे मिलकर दिया था। इसमें क्या बताया कि हाल के वर्षों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM ने जलवायु परिवर्तन और मानसून के बीच संबंधों पर अनुसंधान किया। आधुनिक जलवायु मॉडलिंग और सैटेलाइट डाटा का उपयोग करके मानसून की भविष्यवाणी को और अधिक सटीक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, समुद्र के बढ़ते तापमान और आर्कटिक बर्फ के पिघलने के प्रभाव का अध्ययन भी किया जा रहा है कि इन सब का प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या पड़ता है। किनका? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का, समुद्र के बढ़ते तापमान का और आर्कटिक बर्फ के पिघलने का प्रभाव हमारे मानसून पर क्या पड़ रहा है। इसके बाद है आपका टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसे दिया था R.A. लिवरमोर ने 2000 के दशक में। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति केवल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण नहीं हुई, बल्कि यह भारतीय प्लेट के टेक्टोनिक मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब भारतीय उपमहाद्वीप एशियाई प्लेट से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ, जिसने मानसून प्रणाली को आकार दिया। हिमालय मानसून के लिए प्राकृतिक अवरोध बनकर इसे स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे बता दें दोस्तों कि आज भारत आपको जिस स्थिति में या जहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले वहाँ पर नहीं था आपका। भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर स्थित था यहाँ पर। इसके बाद इसका उत्तर पूर्वी प्रवाह हुआ है और वह एशियन प्लेट से टकराया है और आज आपको इस लोकेशन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद है टिपिंग पॉइंट थ्योरी, नासा द्वारा दी गई है। नासा और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान संस्थान ने इसे मिलकर दिया है। तो इसमें क्या बताया गया है? इस नए सिद्धांत के अनुसार भारतीय मानसून एक जलवायु टिपिंग पॉइंट पर हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है तो मानसून प्रणाली अचानक और अप्रत्याशित रूप से कमज़ोर या अस्थिर हो सकती है। यानी अगर तापमान में वृद्धि होती है या जलवायु परिवर्तन होता है तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा भारतीय मानसून पर वो नकारात्मक पड़ेगा, यानी इससे कमज़ोर और अस्थिर होगा। वर्षा का वितरण भी बदल सकता है, जिससे कृषि और जल आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। यानी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ कम होने लगेगी और जहाँ कम होती है वहाँ ज़्यादा होने लगेगी। तो जाहिर सी बात है इसका कृषि और जल आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद है
मानसून और मानव गतिविधि, ये आधुनिक अनुसंधान है। कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि शहरीकरण, वनों की कटाई और वायु प्रदूषण भी मानसून पर प्रभाव डाल सकते हैं। वायुमंडल में बढ़ते एरोसोल बादलों की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं और वर्षा में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो भारतीय मानसून से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक तो आपका है एल नीनो और ला नीना। अल नीनो, ठीक है, यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। यह पेरू के तट पर सुव्यवस्थित व स्थिर मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाले गर्म जलधारा है। तो अल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है और स्पेनिश भाषा का शब्द है और ये पेरू के तट पर चलती है। यह जलधारा जब पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशांत महासागर के जल को गर्म कर देती है और जब गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। जब कभी इसका विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्रों में होता है तो इस निम्न दाब के कारण यह भारतीय मानसून को अपनी ओर खींचता है, जिससे भारतीय मानसून तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है। अतः भारतीय महाद्वीप में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी जब भारत में आपका यानी कि पूरे विश्व में जब एल नीनो का प्रभाव होता है तो भारत के मानसून पर क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसे चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। एल नीनो को क्या कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, 1987 में आए सूखे का कारण यही था। भारत में 1987 में सूखा आया था जिसका कारण यही था। इसके बाद ला नीना। तो दोस्तों अल नीनो के जस्ट अपोजिट है आपका ला नीना। अल नीना का भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो ला नीना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है छोटी बच्ची। यह पेरू के तट पर चलने वाली एक ठंडी जलधारा है और एल नीनो कैसी थी? गर्म जलधारा थी, जो एल नीनो के विपरीत प्रशांत महासागर में तापमान को गिरा देती है। यानी प्रशांत महासागर में जब एल नीनो आता है तो तापमान बढ़ा देती है, लेकिन जब ला नीना आता है तो तापमान गिरा देती है, जिससे इस क्षेत्र में उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप भारतीय मानसून पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी उस वर्ष बारिश ज़्यादा होती है। इस चित्र में एल नीनो और ला नीना का दिखाया गया है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका एशिया महाद्वीप है। तो दोस्तों जब नॉर्मल ईयर यानी कि जब ला नीना होता है तो पेरू के तट पर ठंडी जलधारा बहती है और जब एल नीनो आता है तो पेरू के तट पर गर्म जलधारा बहती है। ठीक है, और जब ला नीना होता है तो पेरू के तट पर यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा होती है। और जब एल नीनो आता है तो पूर्वी प्रशांत महासागर यानी पेरू के तट पर गर्म जलधारा और पश्चिम के तट पर ठंडी जलधारा होती है, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अगला कारक है आपका जेट स्ट्रीम। यह ऊंचाई पर बहने वाली पछुआ पवनों का रूप है, जिनकी गति 150 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और यह शीतकाल में भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को लाकर भारत के उत्तरी भाग में बारिश कराती हैं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा है आपका उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यह विषुवत वृत्त पर निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं,
जिससे तापमान बढ़ने पर इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है। मानसूनी गर्त जुलाई के महीने में 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। यानी जो ITCZ है आपका, वो जुलाई के मौसम में कहाँ पर स्थित होता है? तो गंगा के मैदान में। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। ठीक है। इस चित्र में आपको मानसून दिखाया गया है। ठीक है। इसमें आपको उत्तर पूर्वी मानसून दिखाया गया है और इसमें आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून दिखाया गया है। तो दोस्तों, जब सर्दी का मौसम होता है तो आपका जो ITCZ है वो हिंद महासागर में स्थित होता है, और जब गर्मी का मौसम होता है यानी जुलाई का जब मौसम होता है तो यहाँ पर स्थित होता है, यानी यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है। तो पवनें हिंद महासागर से स्थल की ओर चलती हैं, जिससे बारिश भारत में होती है। और सर्दियों में चूंकि ITCZ हिंद महासागर में होता है तो पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिससे भारत में बारिश नहीं होती। इसके अलावा सोमालिया की धारा भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलने वाली ठंडी जलधारा जो भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर के तापमान को गिरा देती है। ठीक है। जिससे भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो सोमालिया की धारा है वो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ना होकर के पूर्वी तट पर होती है। ठीक है। या आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर आपकी सोमालिया जलधारा बहती है। ठीक है। इसके बाद है हिमालय और तिब्बत के पठार का प्रभाव भी भारतीय मानसून पर पड़ता है। तो हिमालय मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से रोकता है और नमी युक्त हवाओं को भारत में बरसने के लिए मजबूर कर देता है। तिब्बत का पठार गर्म होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब उत्पन्न करता है, जिससे मानसून की तीव्रता बढ़ जाती है। इसके अलावा साइक्लोन और तूफान भी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवात भी मानसून की तीव्रता और वर्षा वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय प्रभाव भी हैं। स्थानीय भूगोल जैसे पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत, गंगा का मैदान और डेक्कन का पठार भी मानसूनी वर्षा को प्रभावित करते हैं भारत में। ठीक है। पश्चिमी घाट मानसूनी हवाओं को रोककर भारी वर्षा करता है, जबकि अरावली पर्वत की स्थिति के कारण राजस्थान में कम वर्षा हो पाती है। उच्च दबाव और निम्न दाब के क्षेत्र भी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो मानसून दक्षिणी हिंद महासागर में बने उच्च दाब और भारतीय उपमहाद्वीप में बने निम्न दाब क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। निम्न दबाव के कारण समुद्र से भारी मात्रा में नमी युक्त हवाएं भारत की ओर खिंचती हैं, जिससे वर्षा होती है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप का कहने का मतलब है स्थल भाग से है। ठीक है। तो स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और जब जलीय भाग है वो देर से ठंडा भी होता है और देर से गर्म भी होता है। तो जब स्थल भाग गर्म होता है ज़्यादा तो जलीय भाग कम गर्म होता है। ठीक है। और अगर कम गर्म होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती हैं, और चूँकि ये नमी युक्त होती हैं हवाएं तो ये स्थलीय भाग पर वर्षा करती हैं। ठीक है। इस चित्र में भारतीय मानसून को भी दिखाया गया है आपको। ठीक है, कि मानसून किस तरीके से गमन करता है इंडिया में। तो जून के पहले सप्ताह में मानसून प्रवेश करता है इंडिया में। ठीक है। और वो इस तरीके से बारिश करता है। 5 जून को यहाँ पहुँचता है, 10 जून को इधर होता है, 15 जून इधर होता है, 29 जून को इधर होता है, और 15 जुलाई तक लगभग संपूर्ण भारत में वर्षा करने लगता है आपका मानसून। ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक बात करते हैं, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो रहा है। आज हमने आपसे बात की भारतीय जलवायु के बारे में,
तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है, इसके 2 कारण हैं, ये भी आपको बताए। इसके अलावा मानसून की खोज किसने की, भारत के लिए, भारतीय हवाओं के लिए मानसून शब्द का इस्तेमाल किसने किया। इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं भारतीय मानसून को लेकर के, उसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी हमने चर्चा की दोस्तों। ठीक है, भारतीय जलवायु का ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 है। तो PDF दोस्तों हम तभी आपको देंगे जब भारतीय जलवायु का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक भारतीय जलवायु के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।